बच्चों, कक्षा 10 से आज हम हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम से पाठ 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है पदबंध। इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे कि पदबंध क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, पदबंध कितनी तरह के होते हैं और किस तरह से पदबंध की पहचान की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। पदबंध क्या होते हैं? पदबंध को समझने के लिए आपको पद को समझना होगा। सामान्यतः शब्द ही पद हैं, पर दोनों में अंतर है। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये शब्द की परिभाषा हो गई। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कपड़ा। कपड़ा शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। जब तक कपड़ा शब्द का प्रयोग वाक्य के बाहर है तो वह अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, लेकिन उसका वाक्य में प्रयोग हो जाने के कारण वह पद बन गया है। जैसे कपड़ा साफ है। यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कपड़ा शब्द का प्रयोग हो गया है। यही कपड़ा शब्द वाक्य में प्रयोग होने की वजह से पद बन गया है। दूसरा जो पद है वाक्य का, वो है साफ और है। कुछ उदाहरण लेते हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से समझ पाएंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है। पहला शब्द है कमल। कमल जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहा है तब तक वह एक शब्द है। एक उदाहरण लेते हैं जिसमें कमल शब्द का प्रयोग हुआ है वाक्य में। आइए पढ़ते हैं। तालाब में कमल के फूल खिले हैं। देखिए, यहाँ पर कमल शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया है। वाक्य में प्रयोग होने के कारण कमल पद बन गया है। इसके अलावा इस वाक्य में कुछ और पद भी हैं, जिन्हें आप क्रमानुसार व्याकरण के नियमों के अनुसार देख रहे हैं। तालाब, तालाब पहला पद है। में विभक्ति चिन्ह है, जो कि अधिकरण कारक की पहचान है। कमल एक संज्ञा शब्द है। के फूल खिले हैं, तो कमल जैसा कि वो फूल है, खिले हैं क्रिया है। इस तरह से हम वाक्य को रखते हैं। यहाँ पर कमल शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाने से वह पद हो गया है। यहाँ पे आपको यह बात स्पष्ट हो गई है, जब तक कमल वाक्य से बाहर है वह एक सार्थक ध्वनि समूह है, इस कारण से वह शब्द है। लेकिन कमल जब से वाक्य में प्रयोग हुआ है तो वह एक पद बन गया है। पदबंध की परिभाषा। पहले पद की परिभाषा जान लेते हैं। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं, पद बन जाते। पदबंध की परिभाषा। जब दो या अधिक शब्द अथवा पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। जब वाक्य में दो या दो से अधिक पद एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करें और नियत क्रमानुसार निश्चित अर्थ प्रस्तुत करें, तब वे एक पद का कार्य करते हैं और उन्हें पदबंध कहते हैं। कुछ ध्यान देने योग्य बातें। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ये कुछ नियम हैं और कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जिनको आप पदबंध की पहचान में काम लाएंगे। पदबंध वाक्य का एक अंश है। इसे पूरा वाक्य समझने की भूल न करें। जिस पदबंध की हम बात कर रहे हैं, वाक्य में जो कुछ पद इस्तेमाल हुए हैं वो कौन सी व्याकरणिक इकाई के अनुसार हैं, और वो एक वाक्य का अंश है, न कि पूरा वाक्य। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। दूसरी जो बात है ध्यान देने योग्य, पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है। सिर्फ एक ही पद नहीं होता, एक पद के साथ अन्य पद भी आपस में जुड़े होते हैं। इसी कारण यह पदबंध कहलाता है, यानी कि पदों का बंधन, जो कि एक व्याकरणिक इकाई की ओर इशारा करते हैं। तीसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि ये पद आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। जब आप इन्हें देखेंगे, उदाहरण स्वरूप जब हम आपको पूरा ज्ञान देंगे, आप ये बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे किस तरह से वे एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले रहे हैं और वही उनकी पहचान है। चौथी जो बात है ध्यान देने योग्य, हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है जिसके बारे में बात की गई होती है, और बाकी पद उस पर आश्रित होते हैं, उस पर निर्भर होते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, तालाब में रंग बिरंगी सुंदर मछलियां तैर रही हैं। ये एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन यहाँ पर मुख्य पद क्या है? मछलियां। मछलियों के बारे में बताया है कि वो रंग बिरंगी और सुंदर हैं। तो मछलियां जो शब्द है वाक्य में प्रयोग हो जाने की वजह से वो पद बन गया है, तो ये मुख्य पद है।
और रंग बिरंगी सुंदर उस पर आश्रित पद है, यानी कि उसके बारे में बता रहा है, उस पर निर्भर है। एक और अंतिम बात जो कि बहुत ही ध्यान देने योग्य है, पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। ये बात आप याद रख लीजिए। जो पदबंध है उसका जो मुख्य निर्धारण, जब आप वाक्य को पढ़कर वहां पर उस पदबंध के बारे में बताएंगे कि ये कौन सा पदबंध है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो भी वाक्य में मुख्य पद है वही पदबंध का भेद होगा। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा पद है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ये उदाहरण स्वरूप आप आगे समझेंगे। जब भी आप वाक्य में देखें कि पदबंध का जो आखिरी जो पद है वो संज्ञा से संबंधित है, तो आप उसके बारे में उत्तर में लिखेंगे ये संज्ञा पदबंध है। यह स्थिति इसी प्रकार अन्य भेदों में भी लागू होती है, चाहे वो सर्वनाम हो या क्रिया हो या विशेषण हो, कोई भी क्यों ना हो, यही नियम सब पर लागू होगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आजकल बाजार में स्वादिष्ट आम आए हुए हैं। ये एक उदाहरण है। इस वाक्य में मुख्य पद क्या है? आम। आम मुख्य पद है और बाजार में स्वादिष्ट आश्रित पद है। ये तो बात आप समझ ही गए होंगे। और आम क्या है? आम एक संज्ञा शब्द है, बाजार में स्वादिष्ट आश्रित पद है। तो इस कारण से इस वाक्य में संज्ञा पदबंध हुआ, लेकिन संपूर्ण पद संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है। ये भी आप देखिए, बाजार भी एक संज्ञा शब्द है और स्वादिष्ट भी भाववाचक संज्ञा शब्द है ना? क्योंकि आम एक संज्ञा शब्द है और वो पद के अंत में है। जो भी पदबंध है उसके अंत में है। ये हमने पहचान के तौर पर पहले आपको बताया था कि जिस भी पदबंध का अंतिम पद संज्ञा पद होगा तो वह संपूर्ण जो भी आश्रित पद है और मुख्य पद है मिलाकर एक पदबंध की ओर इशारा कर रहे हैं, एक व्याकरणिक इकाई की ओर इशारा कर रहे हैं। संज्ञा पदबंध होने की वजह से ये सारे संज्ञा शब्द हैं। ये सारे शब्द संज्ञा से संबंधित होने की वजह से संज्ञा पदबंध कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में परिभाषा आसान तौर से समझते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने भी पदबंध की इस प्रकार से परिभाषा दी है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश का अर्थ है वाक्य का जो एक अंश है, एक भाग है, उसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वाक्य में प्रयुक्त कई पदों के योग से जो वाक्य का जो अंश है वाक्यांश है और एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, या तो वो संज्ञा पद का कार्य कर रहे हैं या वो सर्वनाम पद का कार्य कर रहे हैं या क्रिया अथवा विशेषण का कार्य कर रहे हैं, तो वही पद पदबंध कहलाएंगे। डॉक्टर हरदेव बहारी जी ने भी जो परिभाषा प्रस्तुत की है हमारे सामने वो भी यही है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद आपस में एक दूसरे से जुड़े हों, संबंध रखते हों और अर्थ देते हों, अर्थ तो देते हों किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हों, ऐसे वाक्यांश पदबंध कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यहाँ पर जो गहरे लाल रंग में हमने हाईलाइट किए हैं 4 पद जो कि वाक्य में प्रयोग हुए हैं एक लड़की के बारे में, वो कुछ उसके गुणों के बारे में बता रहे हैं। जो गुण बताते हैं वो शब्द क्या होते हैं? विशेषण शब्द होते हैं, विशेषता बताते हैं। अत्यंत सुशील और परिश्रमी, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये संपूर्ण पदबंध कौन सा भेद है? विशेषण का पदबंध है। पहले वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रमी में 4 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। इस कारण से इस वाक्य में विशेषण पदबंध हुआ। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। नदी बहती चली जा रही है। यहाँ पर गहरे नीले रंग में जो आपको पद दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्या दर्शा रहे हैं
कि एक कार्य हो रहा है। बहना भी एक कार्य है, चली जा रही है भी एक कार्य है, बहती चली जा रही है नदी। तो ये सभी पद क्रिया से संबंधित हैं, इस कारण से वाक्य में क्रियापद बंध हुआ। एक बात और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दूसरे वाक्य में बहती चली जा रही में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। इसी कारण से इस वाक्य में क्रियापद बंध हुआ। यही क्रियापद बंध की पहचान करने का तरीका है। आइए कुछ और अन्य उदाहरणों के द्वारा समझ लेते हैं कि वाक्य में कौन सा पद बंध है। आइए पढ़ते हैं। नदी कल कल करती हुई बह रही थी। यहाँ पर इस वाक्य में कल कल करती हुई जो लाल रंग में हाईलाइट हुए हैं 4 पद, वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि वो कार्य कैसे हुआ है, कैसे हो रहा है, नदी कैसे बह रही है, कल कल करती हुई, आवाज करती हुई वो बह रही है। तो ये जो पद हैं चारों, वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण पद बंध हुए। आइए अच्छे से समझ लेते हैं। तीसरे वाक्य में कल कल करती हुई में 3 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण पदबंध की पहचान होती है कि उसमें जो हाईलाइट किए गए पद हैं वो किस इकाई की ओर इशारा कर रहे हैं, किस व्याकरणिक इकाई की ओर इशारा कर रहे हैं, क्रिया विशेषण। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। जैसा कि हमने एक और ध्यान देने योग्य बात में एक पहचान हमने बताई थी कि जो भी पद हैं उनका जो अंतिम पद है वो अगर संज्ञा है या स्वरनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, तो वे उसी आधार पर पदबंध कहलाएंगे। ठीक है। यहाँ पर सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, छात्र क्या है, संज्ञा शब्द है, और बाकी जो पद हैं सबसे तेज दौड़ने वाला वो आश्रित पद हैं। तो वाक्य में कौन सा पदबंध हुआ, संज्ञा पदबंध। चौथे वाक्य में सबसे तेज दौड़ने वाला जो छात्र, ये जो पद है, वाक्यांश है जो वाक्य में प्रयोग हुआ है, में 5 पद है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। इसी कारण से वाक्य में संज्ञा पदबंध हुआ। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो यह है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। ये जब भी आप वाक्य में देखेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस पदबंध के बारे में बताइए कि ये कौन सा पदबंध है, तो वहां पर एक से अधिक पद आप पाएंगे। दूसरे, ये पद इस तरह से संबद्ध होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है, व्याकरणिक इकाई की ओर वे इशारा करते हैं। तीसरी जो मुख्य बात है वो है पदबंध किसी वाक्य का अंश होते हैं, ना कि वो एक संपूर्ण वाक्य होते हैं, वो वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा ही होते हैं। आइए पदबंध के भेदों के बारे में जान लेते हैं। पदबंध के भेद कितने हैं? पदबंध के 5 प्रकार के भेद हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है स्वरनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। कर्मानुसार इन्हीं के बारे में हम उदाहरण सहित ज्ञान प्राप्ति करेंगे। पहला, जैसा कि हमने जाना, संज्ञा पदबंध होता है। पदबंध का जो पहला भेद है वो है संज्ञा पदबंध। इसकी परिभाषा क्या रहेगी? जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करें, तब वे संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। ये संज्ञा पदबंध की परिभाषा है। वाक्य में जो आपको हाईलाइट किया हुआ पदबंध मिलेगा या अंडरलाइन किया हुआ पदबंध मिलेगा, उस पद समूह या पदबंध जब आप देखेंगे तो ऐसा कुछ निहित होगा वहां पर कि संज्ञा पदबंधों का वहां पे बहुतायत है, या वो नियत क्रम में है, या एक मुख्य जो पद है वो संज्ञा पद है और बाकी उस पर आश्रित पद हैं, तब वे संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में आसानी से समझ जाएंगे कि संज्ञा पदबंध क्या होते हैं। पदबंध का जो अंतिम अथवा शीर्ष शब्द है, मुख्य जो शब्द है, यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण के साथ आगे समझते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए उन्हें पढ़ें और जानें कि वो किस तरह से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। पहला है, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए।
यहाँ पर देखिए ये एक संपूर्ण वाक्य है और इसमें अनेकों पद इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जो गहरे नीले रंग में 3 जो पद हाईलाइट किए गए हैं उनका जो अंतिम पद है वो है मजदूर। मजदूर जैसा कि एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है और 4 ताकतवर उस पर आश्रित पद है, तो मुख्य पद क्या हुआ? मजदूर। आश्रित पद क्या हुए? 4 ताकतवर। जैसा कि हमने पहचान के तौर पर भी बताया था, संज्ञा पदबंध का जो वाक्यांश है उसका अंतिम शब्द अगर संज्ञा है तो उस वाक्य में संज्ञा पदबंध होगा। तो यहाँ पर 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, वाक्य में संज्ञा पदबंध है। दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। यहाँ पर भी पुनः आप वही पहचान देखेंगे कि ये जो गहरे नीले रंग में 4 जो पद आपको वाक्य में नजर आ रहे हैं वो संज्ञा पदबंध की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो राजा रावण है वो एक व्यक्ति हुए हैं। इतिहास में रावण एक व्यक्ति का नाम है अर्थात संज्ञा शब्द है, और बाकी लंका के राजा उस पर आश्रित पद है, तो इस वाक्य में भी संज्ञा पदबंध हुआ। तीसरा वाक्य देखते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसमें पुनः आप जो 4 पद देख रहे हैं गहरे नीले रंग में, उनका जो अंतिम पद है वो भी संज्ञा पद है। दशरथ जो कि एक व्यक्ति राजा हुए हैं और इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं, राजा राम के पिता थे वो। तो यहाँ पर जो पद है वो है संज्ञा पद। संज्ञा पद के साथ उनके आश्रित पद हैं, तो इस वाक्य में भी संज्ञा पदबंध हुआ। अगला वाक्य देखते हैं। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। यहाँ पर पुनः आप देखें जो अंतिम पद है वो है गुब्बारा, जो कि एक वस्तु है और वस्तु के नाम भी क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, और बाकी जो पद हैं उस पर आश्रित हैं। इस कारण से इस वाक्य में भी संज्ञा पदबंध हुआ। उपर्युक्त वाक्यों में नीले छपे शब्द सभी क्या हैं? संज्ञा पदबंध है। इस प्रकार से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से संज्ञा पदबंध की पहचान करनी है और किस तरह के नियमों का पालन करना है। सर्वप्रथम आपको उस वाक्यांश को देखना है और उसके अंतिम पद को देखना है कि वो संज्ञा पद है कि नहीं। अगर वो संज्ञा पद है तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। आइए आगे बढ़ें। दूसरा जो भेद है पदबंध का वो है स्वरनाम पदबंध। इसकी परिभाषा क्या रहेगी? जब एक से अधिक पद मिलकर किसी स्वर नाम की जानकारी देते हैं उसे स्वरनाम पदबंध कहते हैं। दूसरे सभी पदबंध स्वरनाम शब्दों पर समाप्त होते हैं। ये दूसरी पहचान हो गई। जब भी आप वाक्य में कुछ वाक्यांशों को देखेंगे और उनको देखने से अगर आपको पता चले कि वो स्वरनाम पद पर समाप्त हो रहे हैं तो वो कौन सा पदबंध होगा? स्वरनाम पदबंध होगा। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे किस्मत के मारे हम कहाँ आकर फंस गए। यहाँ पर देखिए आप जो वाक्यांश है किस्मत के मारे हम गहरे नीले रंग में हाईलाइट किया गया है, आपको इसका ही पदबंध बताना है। ऐसे ही परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो अंतिम पद है वो है हम किसी व्यक्ति की जगह इस्तेमाल किया गया है, और स्वरनाम शब्द क्या होते हैं? किसी संज्ञा के स्थान पर जो इस्तेमाल किए जाएं वो शब्द स्वरनाम शब्द कहलाते हैं। तो किस्मत के मारे हम, जैसा कि हमने बताया कि वाक्यांश का जो अंतिम पद है अगर वो स्वरनाम है तो स्वरनाम पदबंध होगा। इसी तरह से कुछ और अन्य उदाहरणों के द्वारा अपनी जानकारी को स्पष्ट करते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला है, जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। यहाँ पर देखिए कुछ स्वरनाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और उन्हें गहरे नीले रंग में हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर जो भी एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है और वह भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो लड़का कहीं पर खड़ा है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। तो वह और जो ये जो शब्द हैं ये क्या है? ये क्या है? स्वरनाम शब्द हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग हो गए हैं तो ये पद बन गए हैं। तो इस वाक्य में जो और वह स्वरनाम शब्द है,
इस कारण से स्वरनाम पदबंध हुआ। और ये भी आप देखें, जब आप इस वाक्य को पढ़ते हैं और एक थोड़ा सा आप विराम जहां पर लेते हैं, उस पद की अगर आप पहचान करेंगे तो वह आपको स्वरनाम पदबंध या संज्ञा पदबंध नजर आएगा। जब भी आप किसी वाक्य को पढ़ें और उसमें अगर आप एक विराम आप महसूस करेंगे, जब भी आप उसे सही तरीके से पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे जहां पर आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया। उदाहरण के तौर पर, जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। हमने कहां पर थोड़ा सा विराम लिया? वह के बाद। तो जो अंतिम पद है वो क्या है? स्वरनाम पद है। इस कारण से वाक्य में स्वरनाम पदबंध हुआ। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। दरवाजे पर कोई है, तो हमने कोई के बाद थोड़ा सा विराम लिया और उस कोई जो कि गहरे नीले रंग में वाक्यांश है उसको हमने हाईलाइट किया है। उसके बारे में बताना है कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध प्रयोग हुआ है। दरवाजे पर कोई, तो अंतिम जो पद है वो क्या है? कोई है, जो कि एक स्वरनाम पद है, इस कारण से वाक्य में स्वरनाम पदबंध हुआ। आगे बढ़ते हैं। मेरे बचपन का साथी मोहित डॉक्टर है। यहाँ पर देखिए, जब भी हम वाक्य को पढ़ रहे हैं, मेरे बचपन का साथी मोहित डॉक्टर है, तो साथी पर हमने विराम लिया है और ये जो वाक्यांश है इसका जो अंतिम पद है वो क्या है? स्वरनाम पद है। साथी किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है, इस कारण से वो स्वरनाम शब्द है। तो पूरा वाक्यांश क्या हुआ? स्वरनाम पदबंध हुआ। इस कारण से इस वाक्य में ये जो नीले रंग में हाईलाइट किए गए जो पद हैं वो क्या है? स्वरनाम पदबंध। आगे अन्य उदाहरण देखते हैं। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो? देखिए, हम तुम के बाद एक विराम ले रहे हैं और ये जो संपूर्ण वाक्यांश है जिसमें गहरे नीले रंग में आपको हाईलाइट किए हुए कुछ पद नजर आ रहे हैं, उनका जो अंतिम पद है वो एक स्वरनाम शब्द है। इस कारण से संपूर्ण वाक्य में स्वरनाम पदबंध हुआ। यही आपको उत्तर में लिखना है। तीसरा जो पदबंध का भेद है वो है विशेषण पदबंध। आइए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तब वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ये तो हो गई विशेषण पदबंध की परिभाषा। दूसरे शब्दों में अर्थात आसान शब्दों में आप इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से समझेंगे। पदबंध का जो शीर्ष अर्थात मुख्य अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो तथा अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह कौन सा पदबंध कहलाएगा? वह विशेषण पदबंध कहलाता है। आइए उदाहरण स्वरूप आगे समझते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें विशेषण शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आइए पढ़ें। तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं। यहाँ पर गहरे नीले रंग में जो 3 पद वाक्य में प्रयोग हो गए हैं, एक वाक्यांश है वाक्य का तेज चलने वाली, अर्थात गाड़ी के बारे में विशेषता बता रहे हैं कि वो तेज चलने वाली है। तो कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण पदबंध हुआ। गाड़ी की जो विशेषता बता रहे हैं वो होते हैं विशेषण पद। तो यहाँ पर वाक्यांश में 3 पद हैं जो कि विशेषण पदबंध की ओर इशारा कर रहे हैं। अन्य उदाहरण पढ़ते हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। तो आदमी के बारे में ये पूरा वाक्यांश आपको बता रहा है कुछ विशेषता कि उस घर के कोने में बैठा हुआ जो आदमी है वो एक जासूस है। तो आदमी की जो विशेषता बताने वाले जो ये पद हैं, पदबंध है, वो कौन सा हुआ? विशेषण पदबंध हुआ। आइए अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। देखिए, यहाँ पर जो हाईलाइट किए गए हैं नीले रंग में जो शब्द वाक्य में प्रयोग हुए हैं वो सभी विशेषण पद हैं। अत्यंत सुंदर भी विशेषता बताई है घोड़े की, फुर्तीला है, तेज है, ये भी विशेषता है घोड़े की, आज्ञाकारी है, अपने मालिक का कहना मानता है, ये भी विशेषता है। तो ये सभी पद क्या कहलाए? विशेषण पदबंध कहलाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। देखिए, यहाँ पर
बरगद और पीपल की विशेषता बताई है कि घनी छांव। यहाँ पर देखिए आप, अंतिम जो पद है वो क्या है? विशेषण पद है। आप कहीं भी देखेंगे या तो वो विशेषण पद होंगे, या आप किसी भी वाक्य में अगर विशेषण शब्द पाएंगे या उसका अंतिम पद विशेषण हो तो वाक्य में आपको क्या लिखना है? विशेषण पद पर। इस वाक्य में बरगद और पीपल की विशेषता बताई है कि उनकी जो घनी छांव है, घनेरी जो छाया है, वो हमें सुख देती है। तो कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण पदबंध हुआ। उपर्युक्त सभी वाक्यों में जो नीले रंग में छपे जो शब्द हैं, जो कि पद बन गए हैं वाक्य में प्रयोग होने की वजह से, किस पदबंध की ओर इशारा कर रहे हैं? वो सभी क्या हैं? विशेषण पदबंध है। आइए आगे जानकारी हासिल करें। चौथा जो पदबंध का भेद है वो है क्रिया पदबंध। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। यही क्रिया पदबंध होता है। सामान्यतः वाक्य के अंत में क्रिया रहती है, आप सभी जानते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम जल्दी सो जाया करते हैं, देखिए क्रिया जो पदबंध है वो वाक्य के अंत में रहते हैं। और अगर वो हाईलाइट किए गए हैं और आपसे प्रश्न किया गया है कि ये जो गहरे नीले रंग में जो आपको हाईलाइट किए गए पद हैं उनका पदबंध बताइए, तो यहाँ पर कौन सा है? सो जाया करते हैं। ये एक क्रिया की ओर इशारा कर रहे हैं। सोना भी क्रिया है, तो ये पूरा जो आश्रित पद है वो भी क्रिया की ओर इशारा कर रहा है। तो वाक्य में कौन सा पदबंध हुआ? क्रिया पदबंध। आइए अन्य उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है, वह बाजार की ओर आया होगा। यहाँ पर जो गहरे नीले रंग में वाक्य में प्रयोग हुए हैं वाक्यांश, जो कि एक क्रिया शब्द हैं और वाक्य में प्रयोग होने की वजह से वो पद बन गए हैं, पद कहलाते हैं। आया होगा जैसे कि एक क्रिया है और इस वाक्य में ये गहरे नीले रंग में प्रयुक्त दोनों जो पद हैं वो है क्रिया पद। आइए आगे बढ़ें। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी वाक्य में देखना भी क्रिया है, दे रहा है क्रिया है, ये आश्रित पद है, ये मुख्य पद है। तो देखिए इस पूरे वाक्यांश में क्रिया की ओर इशारा हो रहा है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मोहन छत से मुझे दिखाई दे रहा है। तो वाक्य में कौन सा पदबंध हुआ? क्रिया पदबंध हुआ। आइए आगे बढ़ें। सुरेश नदी में डूब गया। ये जो दो पद आपको नजर आ रहे हैं गहरे नीले रंग में, आपको इसका ही पदबंध बताना है। डूब गया, डूब गया में डूब गया भी एक क्रिया है जो कि क्रिया पदबंध बन गया। आइए आगे बढ़ें। अब दरवाजा खोला जा सकता है। खोला जा सकता है, खोलना एक मुख्य क्रिया है, जा सकता है उस पर आश्रित क्रिया है। तो इस वाक्य में ये जो गहरे नीले रंग में कुछ पद वाक्यांश जो इस्तेमाल हुए हैं वो है क्रिया पदबंध। उपर्युक्त सभी वाक्यों में नीले छपे शब्द सभी क्या हैं? क्रिया पदबंध है। ये इनकी पहचान है कि क्रिया जो पद रहते हैं वो वाक्य के अंत में रहते हैं और मुख्य जो क्रिया रहती है वो पहले आती है और आश्रित क्रिया बाद में आती है। आइए आगे बढ़ें। पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से रहेगी। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है, अर्थात क्रिया की भी जो विशेषता बताते हैं वो क्रिया शब्दों से पहले आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। इसमें जो क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर अर्थात पहले स्थान पर होता है, अन्य पद पर आश्रित होते हैं, अन्य जो पद हैं उस पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के स्वरूप इस क्रिया को आप आसानी से समझ सकेंगे जो कि आगे दिए गए हैं। वाक्य में क्रिया कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई और कितनी हो रही है बताने वाले जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। आप जब वाक्य को पढ़ेंगे और किसी क्रिया के बारे में वो कैसे हो रही है, कब हुई वो क्रिया, कहाँ हुई और कितनी मात्रा में हो रही है, ऐसे जो पदबंध आपको नजर आ जाए, वाक्यांश नजर आ जाए, तो आप उत्तर में क्रिया विशेषण पदबंध लिखेंगे। उदाहरण स्वरूप आगे जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है, मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। जैसा कि ऊपर हमने अभी अभी जाना
कि ये जो शब्द हैं, क्रिया विशेषण जो शब्द हैं, क्रिया से पहले आते हैं, शीर्ष पर आते हैं। तो क्रिया क्या है? प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना एक क्रिया है। उससे पहले जो शब्द आए हैं गहरे नीले रंग में हमने हाईलाइट किए हैं, इन्हीं पदों का आपको पदबंध बताना है। आधी रात तक समय बता दिया उन्होंने कि कितनी देर तक उन्होंने प्रतीक्षा की, इंतजार की। तो ये कौन सा पद हुआ? क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं। उसने सांप को पीट पीट कर मारा। दोबारा से आप वही पहचान देखेंगे वाक्य में। मारा जो कि क्रिया है, उससे पहले कैसे मारा वो बताया गया है पीट पीट कर, और हमने गहरे नीले रंग में उसे हाईलाइट किया है। इसी पद का आपको पदबंध बताना है। तो पीट पीट कर अर्थात मारने की भी विशेषता बता दी कि कैसे मारा, पीट पीट कर मारा। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। छात्र मोहन की शिकायत दबी जुबान से कर रहे थे। कर रहे थे क्रिया है, कैसे कर रहे थे? दबी जुबान से, ताकि किसी और को मालूम ना हो। तो दबी जुबान क्या हो गया? क्रिया की भी विशेषता हो गई। इस कारण से ये जो पद है वो क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। चलना एक मुख्य क्रिया है, और वो कैसे चलते हैं? सोते सोते चलते हैं, नींद में चलते हैं। तो हमने चलने की विशेषता बता दी। तो ये जो पद है वो हुआ क्रिया विशेषण पदबंध। उपर्युक्त सभी वाक्यों में नीले गहरे जो छपे शब्द हैं वो सभी क्या हैं? क्रिया विशेषण पदबंध हैं। व्याकरण के एक अन्य पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।